सो लेट्स स्टार्ट विथ स्टोइक्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स। आज हमको स्टोइक्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स करना है। स्टोइक्योमेट्रिक पहली बार तुम नाम सुनेंगे ऐसा, देखो यहाँ पे लिखा है स्टोइक्योमेट्रिक। चलो देखते हैं। तो ऑलरेडी बहुत सारा टाइप का न्यूमेरिकल तो कर दिया ना हमने, बहुत सारा किया है, मोलारिटी किया है, मोलालिटी किया है, परसेंटेज बाय मास किया है, और भी किया था ना बहुत कुछ। तो कल कौन सा किया था हमने इसके पहले लेक्चर में? एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बेस पे किया था। आज स्टोइक्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स करेंगे। स्टोइक्योमेट्रिक बताता हूँ क्या है स्टोइक्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स, इजी रहता है, हार्ड नहीं है एकदम। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टोइक्योमेट्रिक प्रॉब्लम से पहले ये समझो स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन क्या है, बराबर। छोटा मोटा जो डिफाइन हो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। पढ़ो क्या, देखो स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने आता है ना तुमको, 10th में किया है ना, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, कार्बन कार्बन कितना रहता है वो सब देखा है। तो कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का जो भी कैलकुलेशन होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। मतलब पहले इक्वेशन तुमको दिया रहेगा, उसको बैलेंस करो, उसका जो भी कैलकुलेशन रहेगा वो किस में आ जाएगा, स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। सिंपल है डिफाइन। पढ़ो डिफाइन क्या है। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड एज स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइक्योमेट्रिक, बराबर। स्टोइक्यो देखो ये लिखा है ना, स्टोइक्योमेट्रिक भी बोलते हैं बहुत लोग, ठीक, एक ही मतलब है, बराबर। स्टोइक्योमेट्रिक वो लिखेंगे तो वही ना, हाँ चलेगा। तो स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन का डिफाइन तुमको याद हो गया रहेगा, बहुत सिंपल है। बोलो क्या है, बिना देख के बोलो। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड एज स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। अभी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, चलो वो देखते हैं, बराबर। बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ पे रहेगा, उसके ऊपर एक अलग से क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखो, एक ही करते हैं, पहले ये किया है ना, अब ये करो। समझा ना तुमको डिफाइन किसका कैलकुलेशन? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैलकुलेशन, उसको बोलते हैं स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। तो चलो देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, तुमको ऑलरेडी मालूम है बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या रहता है ना, कि इक्वेशन उसको बैलेंस करते हैं हम लोग, ठीक है वही। तो है क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन? इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल में बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक केमिकल रिएक्शन रहेगा ना, उसको तुम लोग बैलेंस करेंगे ना। अरे पहले केमिकल रिएक्शन दिया रहता है ना, उसको बैलेंस कर दिए तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गया, सिंपल। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है? इज अ सिंबॉलिक, उसमें सिंबल्स आते हैं, कार्बन के लिए C लिखते हैं, बराबर ना, हाइड्रोजन के लिए H लिखते हैं, मीथेन रहेगा तो CH4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसा। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये क्या है? एक केमिकल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका? केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और करता क्या है ये? हमको प्रोवाइड करता है कुछ इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे लिखा हुआ है, बराबर। बेसिक समझो, इतना हार्ड नहीं है, थियरी है, सिंपल। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, बराबर। किसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन? ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या करता है? इट प्रोवाइड्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है, कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा, वो नीचे लिखा हुआ है, देखते हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। पॉइंट याद है? बोलो क्या था बताओ। बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखिए, नहीं स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन क्या है? कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड एज स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड विच प्रोवाइड्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जो भी रहेगा, बराबर। तो नीचे ये सब इन्फॉर्मेशन भी देखते हैं, क्या देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये बताएगा हमको, इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्वड इन द केमिकल रिएक्शन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। नंबर ऑफ मोल्स आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। नंबर ऑफ मोल्स मालूम है तुमको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, बराबर। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन ये क्या देगा कि कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट यूज हुआ है और कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बना है। रिएक्टेंट यूज होता है ना, क्या रिएक्टेंट बनता है मालूम है? रिएक्टेंट इससे मालूम है क्या रहता है? मालूम है ना, क्या बताऊं? ठीक है, ले देख लो A + B गिव्स C + D। समझो ये ऐसा एक सिंपल सा इक्वेशन, बराबर। इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट रहता है, ध्यान दे रहे ना, बराबर। इसको बोलते हैं रिएजेंट। ये होता है प्रोडक्ट और इसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। पढ़ा रहेगा ना सब तो चीज़, पता। कभी कभी ये पूरे पार्ट को भी रिएक्टेंट बोल देते हैं, चलता है। समझा क्या है? एक्चुअल में नाम क्या है? रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट। समझा, सिंपल। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या मिलेगा हमको? समझो इसके पीछे जो भी समझो इसके पीछे 1 नंबर लिखा हुआ है और ये C के पीछे 2 लिखा है। ये क्या है बोलो? A क्या है? रिएक्टेंट है, क्या था ये? C क्या है? तो इसके पीछे नंबर क्या है? मतलब ये 1 मोल यूज हुआ है, यूज होता है ना रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट बनता है। C का कितना मोल बना? 2 मोल्स फॉर्म हुआ है, बराबर। और ये 1 मोल यूज हुआ है, समझा। तो एक पहला इंफॉर्मेशन क्या है? इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। सिंपल है ना। अरे कितना नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट यूज हुआ ये बताएगा, और क्या बताएगा? कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, सिंपल ना।
तो सिंपल पॉइंट, पहला पॉइंट ही बता रहा हूँ, इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड, ये तो यूज होता है ना, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, सिंपल ना, अरे समझा है ना। बोलो ये बताओ क्या था कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन? बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विच प्रोवाइड्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन या फिर विच इंडिकेट्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बताओ पहला इन्फॉर्मेशन क्या बताता है वो? इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। सिंपल ना, वही है ना, ऐसे कुछ लिखा रहेगा। रिएक्टेंट इन्वॉल्व एक ही बात है ना, इन्वॉल्व या फिर यूज्ड एक ही बात है, समझा पहला। सेकंड इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या है, देखो सेकंड इन्फॉर्मेशन, कभी कभी वैसे तो हम लोग इसका मास निकालते हैं, समझो ए है कार्बन, ए कार्बन यूज हुआ है बराबर, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, 12 होता है ना, मालूम है ना। तो ये हमको रिलेटिव मास बता सकता है बराबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जैसे कि देखो मैंने इसका रिएक्टेंट का मास बता दिया, समझो यहाँ पे कुछ ये कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है बराबर, ऐसा तो यहाँ पे ये तो सिंपल है, ऐसा होता नहीं, जस्ट बता रहा तुमको मैं। देखो कार्बन ऑक्सीजन और यहाँ पे हमको मिल गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बराबर, हाँ ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है ना। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितना ऑक्सीजन है, कुछ तो आंसर आएगा ना, 32 और 12 ना, 44 ना। ये किसका मास है? अरे मतलब वही रिएक्टेंट ना, ये किसका मास है? प्रोडक्ट। तो हमको मासेस भी मालूम पड़ जाएगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रिलेटिव मास भी मालूम पड़ जाता है। रिलेटिव मास समझ में आता है? बोलने का मतलब है अगर मैं 12 ग्राम कार्बन यूज करूं तो मुझे कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा? 14। एग्जाम्पल बताओ ना, ग्राम वगैरह मत देखो कि कुछ मास बता रहा है, समझो अगर इतना यूज किया तो ही इतना मिलेगा, अगर मैं इसको डबल यूज कर दूं तो डबल हो जाएगा ना पूरा। तो 12 का समझो 24 ग्राम यूज कर दिया तो ये भी डबल हो जाएगा। तो रिलेटिव समझ आ रहा है क्या? कितना यूज किया तो कितना मिलेगा, उसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मासेस या फिर रिलेटिव मासेस, समझा। तो हमको रिलेटिव मास का भी इंफॉर्मेशन मालूम पड़ता है, समझा। पहला इंफॉर्मेशन मालूम है क्या मिलता है हमको? पहले मालूम पड़ता है नंबर ऑफ मोल्स ना, रिएक्टेंट इन्वॉल्व्ड और प्रोडक्ट फॉर्म्ड, और दूसरा इंफॉर्मेशन क्या मिलता है? रिलेटिव मासेस, किसका? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। और कहाँ पे मिलेगा ये मासेस? जो इन्वॉल्व है ना केमिकल रिएक्शन में, उसका ही मिलेगा। सेम वैसी पॉइंट है। इट इंडिकेट्स द रिलेटिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिंक्ड इन द, लिंक है ना, देखो लिंक्ड मतलब क्या है? 12 ग्राम के लिए 44 ही मिलने वाला है। अगर मैं 13 कर दूं तो क्या 44 मिलेगा तुमको? कुछ अलग मिलेगा तुमको, समझा ना पॉइंट? इसको ही बोलते हैं लिंक्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। सिंपल समझा है ना, केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल चेंज। बोलो सेकंड पॉइंट समझा है? बोलो सेकंड पॉइंट क्या था? इट इंडिकेट्स द रिलेटिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ना लिंक्ड इन अ केमिकल चेंज। सिंपल ना, फिर से बोलो क्या है? It indicates relative masses of reactant and product linked in the chemical change. First बताओ first information क्या था? It indicates the number of moles of reactant involved and number of moles of product formed. याद है ना? दोनों याद है। चलो थर्ड देख लेते हैं, फिर हो जाएगा। It indicates relationship between volumes of gases, reactant and product at a step. वो एक ही बात है। अगर गैस इन्वॉल्व रहेगा, समझो गैस समझो मैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैस फॉर्म में होता है ना, ये दोनों का इन्फॉर्मेशन देखता हूँ ऑक्सीजन और गैस का, तो हमको यहाँ पे इसका वॉल्यूम भी मालूम पड़ता है। एक बात याद रखो, हाँ, एक मोल के लिए अगर 1 मोल का गैस है तो वो कंफर्म 22.4 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। कितना? 1 मोल का गैस का वॉल्यूम कितना रहता है हमेशा? 22.4 लीटर। याद है, सिंपल लॉजिक है, वो मैं न्यूमेरिकल में लिखाऊंगा तुमको, अभी के लिए याद रखो। 1 मोल के लिए कितना वॉल्यूम लगता है? 22 पॉइंट। अगर मैं बोलूँ कि मैंने 1 मोल का मीथेन गैस, 1 मोल का मेरे पास मीथेन गैस है, तो बताओ वो कितना वॉल्यूम लेगा? 22.4 लीटर। उतना ही लेता है, कोई भी गैस रहने दो, कितना लेता है? 22.4 लीटर। तो वही बोलने का मतलब ये है, अगर गैसेस रिएक्टेंट प्रोडक्ट इन्वॉल्व है तो वो टाइम पे उसका वॉल्यूम भी तुमको देखना पड़ेगा। अरे नंबर ऑफ मोल्स देखा ना, मास भी देखा ना सेकंड इसमें, थर्ड इसमें वॉल्यूम देखो। सिंपल ना, पहला नंबर ऑफ मोल्स, सेकंड मास और थर्ड वॉल्यूम। सिंपल तो है। इट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम्स, बराबर। और वॉल्यूम किसका होता है? गैस का ही होएगा ना, सॉलिड का, समझा ना, गैस का ही रहेगा ना। इट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, बराबर। गैसेस, रिएक्टेंट, और कहाँ पे देखना है? एसटीपी। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एसटीपी का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर। एक एनटीपी भी आएगा, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर आता है, बराबर। ठीक है, तो तुमको पॉइंट तीनों पॉइंट समझाए क्या है? 4 पॉइंट है। चलो बताओ फर्स्ट पॉइंट क्या था? Balanced chemical equation is a symbolic representation of
केमिकल रिएक्शन ना, और कुछ एंड इट प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. पहला इंफॉर्मेशन, it indicates the number of moles of reactant involved and number of moles of product formed. Second information क्या देता है? It indicates the relative masses of reactant and product linked in the chemical change. Third याद है ना? बोलो थर्ड क्या बताता है? It indicates the relationship between the volumes of gases, reactant and product at STP, standard temperature pressure. सिंपल ना? याद है ना ये पॉइंट? बोलो जरा क्या था ये? कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड एज स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन. हो गया ना 2 क्वेश्चन. चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. इससे ये रिलेटेड था, इसके लिए मैं ये पहले बता दिया. अब चलो आगे देखते हैं. अभी ये जो भी लिखा है मैंने, ये सब स्टोइकियोमेट्री के बेसिस पे. बराबर, कितने टाइप का स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम है हम लोग प्रॉब्लम करने वाले हैं. यहाँ पे लिखा हुआ देखो, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स. तो उसमें हम लोग 3 टाइप का न्यूमेरिकल करेंगे. तो वो देख लो 3 टाइप का न्यूमेरिकल क्या है. टाइप्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम, कितने टाइप का तुमको प्रॉब्लम आएगा. बहुत सिंपल, देखो उधर देखने की जरूरत नहीं है. या तो मास और मास का रिलेशन रहेगा, हो सकता है ना, इतना मास के लिए इतना मास बनता है, इतने ग्राम के लिए देखा ना 12 ग्राम के लिए उतना बनता है, ऐसा कुछ. या तो तुम्हारे पास मास का रिलेशनशिप रहेगा, समझा. दूसरा ऑप्शन है मास और वॉल्यूम का रिलेशनशिप रहेगा, मतलब इतने मास के लिए इतना लीटर का वॉल्यूम बनता है, ऐसा. अरे 3 ही ऑप्शन है. मास रिलेशनशिप हो सकता है, दूसरा मास वॉल्यूम, और तीसरा वॉल्यूम. बराबर ना, वॉल्यूम रिलेशनशिप. समझा? 3 यार बहुत इजी पॉइंट है ये, समझा. तो टाइप्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम 3 टाइप का है ना. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम. फर्स्ट क्या बताओ? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मास रिलेशनशिप. सेकंड, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मास वॉल्यूम रिलेशनशिप. और थर्ड, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वॉल्यूम रिलेशनशिप. सिंपल, हो गया, खत्म. समझा ना? आगे बढ़ते हैं. सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं. बराबर, सॉल्व कैसे करना है, कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व रहेगा सॉल्व करने के लिए स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को. बराबर, वैसे तो बहुत इजी है, ठीक है. चलो फिर भी देखो, स्टेप्स टू सॉल्व स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम. क्या क्या स्टेप तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा जिससे तुम लोग बहुत इजीली स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व कर लो. क्या है? सबसे पहला स्टेप है बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो. क्या लिखो? केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन नहीं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन. मतलब केमिकल रिएक्शन भी एक्चुअली में तुमको दिया ही नहीं रहेगा, केमिकल रिएक्शन भी खुद से सोचना है तुमको कैसे होता है. बराबर, वो केमिकल रिएक्शन लिखो, उसको बैलेंस करो प्रॉपर्ली. पहला काम वो है. याद रहेगा? मेरा काम याद रखो तो बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए न्यूमेरिकल. सबसे पहला काम क्या रहेगा? केमिकल रिएक्शन लिखो, उसको बैलेंस करो. तो क्या बन जाएगा वो? बैलेंस केमिकल इक्वेशन. सिंपल ना. राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन. जो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है उसको बैलेंस करके बैलेंस केमिकल इक्वेशन बना दो. समझा? सेकंड, राइट द नंबर ऑफ मोल्स एंड द रिलेटिव मासेस और वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टेंट बिलो द रिस्पेक्टिव फॉर्मूले. सिंपल. 3 ही तो चीज है हमारे पास, 3 ही चीज सीखा, 3 ही इन्फॉर्मेशन तो मिलता है. पहला नंबर ऑफ मोल्स, दूसरा मास और तीसरा वॉल्यूम. तीनों लिख देने का. बराबर. सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? जो भी तुम्हारे केमिकल, जैसे मैं बोलूंगा इसका बताओ ये कार्बन का कितना मोल यूज हो रहा है? 2. बराबर. अगर मुझे इसका मास चेक करना तो कितना रहेगा? 12 ग्राम लगा रहेगा. 12 होता है ना उसका एटॉमिक मास. मालूम ना तुमको ये सब चीज? हाँ. तो नंबर ऑफ मोल्स लिखो, ग्राम लिखो, और उसका वॉल्यूम भी स्पेसिफाई कर दो उधर ही. अगर जो वैसे सब मत करो, जो चाहिए वही करना बस. अगर वॉल्यूम के बेस पे क्वेश्चन है तो ही वॉल्यूम लिखेंगे, नहीं तो वॉल्यूम नहीं लिखेंगे. समझा? मास का बेसिस पे क्वेश्चन है तो वॉल्यूम क्यों लिखूं मैं. समझा? सेकंड पॉइंट में क्या करना पड़ेगा? जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम है उसके बेसिस पे ये डिसाइड करो क्या लग रहा है. नंबर ऑफ मोल्स लग रहा है, मास लग रहा है, कि वॉल्यूम लग रहा है, उसके हिसाब से वो लिख देंगे. बराबर. सेकंड पॉइंट पढ़ो क्या है? राइट द नंबर ऑफ मोल्स एंड रिलेटिव मासेस और वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट बिलो द रिस्पेक्टिव फॉर्मूलेस. बराबर, मतलब रिएक्शन जो भी रहेगा वहां पे उसके नीचे लिख देना है. थर्ड देखो, रिलेटिव मासेस और वॉल्यूम शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम रिस्पेक्टिव फॉर्मूला मास रेफरिंग टू द कंडीशन. मतलब बोलने का मतलब है एसटीपी पे ही तुमको सॉल्व करना है, एसटीपी पे ही सॉल्व करना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे. समझा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बताऊंगा क्या होता है. तो रिलेटिव मास या फिर उसका वॉल्यूम, ये जो भी है ये तुम लोग कैलकुलेट करेंगे किससे? फ्रॉम रिस्पेक्टिव फॉर्म. रिएक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव फॉर्मूलेस मतलब क्या? ये जो तुमको दिया रहेगा ना, इससे निकाल सकते. जैसे CO2 है तो CO2 का मतलब कैसे फॉर्मूला मैंने किया? 2L लिखा था प्लस 2 टाइम्स ऑक्सीजन किया, वो उसका फॉर्मूला हो गया. सिंपल, ऐसा है. तो रिलेटिव मास और उसका वॉल्यूम को तुमको कैलकुलेट करना है कहां से? यूजिंग रिस्पेक्टिव फॉर्मूले, जो भी उसका फॉर्मूले है. बराबर. यूजिंग रेस्पेक्टिव फॉर्मूले मास रेफरिंग टू द कंडीशन एट एसटीपी. मतलब एसटीपी पे ही सॉल्व करना है तुमको. बराबर. कुछ भी कोई भी कंडीशन नहीं ले सकते हैं, और क्वेश्चन में दिया रहेगा एसटीपी क्या है. समझा? 3 पॉइंट अभी तक. पहला पॉइंट क्या करो? केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाओ. सेकंड, नंबर ऑफ मोल्स लिखो, मास लिखो और वॉल्यूम लिखो. वैसे जो लगता है वही लिखो एक्चुअली में. थर्ड पॉइंट क्या करेंगे? अगर तुमको रिलेटिव मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे? उसका रिस्पेक्टिव फॉर्मूले मास से ही तुम लोग निकाल सकते हैं. फॉर्मूला मास मालूम ना कैसे है?
हाँ, फॉर्मूला मास से ही निकाल सकते हैं। और हर एक चीज जो तुम लोग करेंगे वो कहाँ पे करना है तुमको, STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एक लास्ट पॉइंट, यूनिटरी मेथड लगाना है। बताऊंगा यूनिटरी मेथड क्या है, कैसे। यहाँ पे मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तो तुमको मालूम पड़ जाएगा कौन सा मेथड सॉल्व करना है। अप्लाई यूनिटरी मेथड टू कैलकुलेट द अननोन फैक्टर एज रिक्वायर्ड बाय द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम में लगता है, जो भी तुमको पूछा है वो निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज करो, यूनिटरी। 4 ही पॉइंट एक बार फिर से रिकैप मारते हैं। सबसे पहला पॉइंट, केमिकल इक्वेशन बैलेंस करो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन जाएगा। सेकंड क्या करो, तुमको रिस्पेक्ट नंबर ऑफ मोल्स लिखना है, मास लिखना है और वॉल्यूम लिखना है। थर्ड में क्या करो, तुम लोग जो भी रिलेटिव मास निकालेंगे या फिर वॉल्यूम निकालेंगे वो उसके फॉर्मूला मास से ही निकालना है। और हमेशा कौन से कंडीशन पे चेक करना है, STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। कौन सा मेथड यूज करके सॉल्व करेंगे, बस इतना ही है। समझा रहेगा ना, हार्ड थोड़ी है, तो इजी थियरी था, समझ गया रहेगा। चलो अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। समझा ना अभी तक क्या क्या बताया मैंने। चलो वैसे तो मैं इधर तुम्हारे पास यहाँ पे 4 न्यूमेरिकल इसके बेस पे देखते हैं, 4 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। देखो सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल तुमको लिखना है तो मेरे साथ भी लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन लिखो, या तो पहले लिखना है ये भी लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल लिखो, थोड़ा समझेगा प्रॉपर। कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखो मैं सिंबल में ऐसा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एक्चुअली में तुम्हारे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पूरा थियरी में लिखा हुआ है। एंड वाटर फॉर्म्ड on complete combustion of 24 gram of methane gas, 24 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। एटॉमिक मासेस तुमको दिया हुआ है, कार्बन इज 12 यूनिट, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और ऑक्सीजन दिया है 16 यूनिट। ठीक है, ऐसा है। चलो करते हैं, चेक कर लेते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर फॉर्म्ड ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 24 ग्राम ऑफ मीथेन। एटॉमिक मासेस दे दिया है, स्टार्ट करते हैं। देखो कोई केमिकल वगैरह रिएक्शन तुमको नहीं देगा, है खुद से तुमको आना चाहिए केमिकल रिएक्शन करने के लिए। चालू कर देते हैं, ध्यान दो। देखो और रुक जाओ अभी, यहाँ पे देखो बाद में कर लेना। क्या बोला है, कैलकुलेट मास। किसका मास तुमको निकालना है, पहले वो सोच के रखो। किसका मास निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मास तुमको निकालना है। कब निकालना है, फॉर्म्ड मतलब ये प्रोडक्ट में रहेगा या फिर बाय प्रोडक्ट में रहेगा। अरे फॉर्म्ड एरो की वही साइड आता है ना, और एरो के पीछे क्या आता है, यूटिलाइज या फिर इन्वॉल्व, बराबर। तो तुमको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मास निकालना है। कब निकालना है, जब कंप्लीट कंबशन रिएक्शन। मालूम है कंबशन रिएक्शन, पढ़ा रहेगा ना 10th में, नहीं मालूम है, ठीक है बता दो। ऑन कंप्लीट कंबशन, किसका कंबशन कर रहे हैं हम लोग, मीथेन गैस का। और कितना ग्राम मीथेन गैस का कंबशन कर रहे हैं, 24 ग्राम का कर रहे हैं, बराबर। चलो तो सबसे पहला काम तो केमिकल रिएक्शन लिखो। केमिकल रिएक्शन नहीं, खुद से बनाना पड़ेगा केमिकल रिएक्शन, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो देंगे नहीं तुमको, खुद से आना चाहिए। कंबशन रिएक्शन नहीं मालूम तो बता दो। देखो कंबशन रिएक्शन में होता क्या है, कंबशन रिएक्शन में फ्यूल यूज होता है, बराबर। फ्यूल, कोई भी व्हीकल हमेशा कंबशन रिएक्शन से चलता है। जो भी रहेगा व्हीकल जो डीजल पेट्रोल पे चलता है, उसका इंजन यही प्रिंसिपल पे काम करता है। फ्यूल लगता है प्लस ऑक्सीजन लगता है। फ्यूल लगेगा ना, पेट्रोल या फिर डीजल जाएगा इंजन में। और तुमने देखा रहेगा हमेशा कोई भी ट्रक वगैरह देखो, उसका आगे का पार्ट थोड़ा ओपन रहता है ना, वहाँ से एयर लेने के लिए, मालूम है ना इतना। तो कोई भी इंजन देख लो, उसका एक पार्ट यहाँ पे एक पार्ट ओपन रहता है जहाँ से एयर अंदर आए। एयर मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बर्न होएगा ना फ्यूल। कोई भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, मानो तुमको। हाँ, तो फ्यूल को रिएक्शन, फ्यूल और ऑक्सीजन दोनों आएगा। एक इग्नाइटर उसको इग्नाइट कर देता है और फ्यूल फिर जल जाता है, राइट। फ्यूल में रहता है क्या, फ्यूल एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन है। फ्यूल हाइड्रोकार्बन है ना। अरे पेट्रोल डीजल ये सब क्या है, ये सब हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन क्योंकि फ्यूल तुम्हारा हाइड्रोकार्बन है, तो जब इसका कंबशन हो जाएगा, देखो जब भी कोई भी चीज़ जलता है, बराबर, तो 2 चीज़ तुमको बाय प्रोडक्ट में मिलेगा। एक तो मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो उसके आउटलेट रहता है, कोई भी इंजन का आउटलेट से, साइलेंसर से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, बराबर। और प्लस थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर भी निकलता है, बराबर। H2 थोड़ा निकलता है। समझा क्या है, समझा रिएक्शन क्या है। ये यहाँ पे कुछ तो रहेगा, समझो बहुत सारा कंडीशन रहता है, हीट वगैरह तो करना ही पड़ेगा। वो इग्नाइटर उसको इग्नाइट, बेसिक रिएक्शन बता रहा हूँ। कंबशन रिएक्शन यही है। फ्यूल किसके साथ रिएक्ट होएगा, ऑक्सीजन बर्न हो जाएगा, बराबर। और क्या मिलेगा तुमको, कार्बन डाइऑक्साइड। यही हमेशा यही मिलता है, कंबशन रिएक्शन यही है। फ्यूल चेंज करो, कुछ भी करो, यही मिलेगा बाय प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और थोड़ा सा एनर्जी बोल सकते हैं, एनर्जी से तो चलता है ना गाड़ी,
बराबर, वो सब हम लोग नहीं देख रहे, बेसिक सिंपल समझा क्या है। बताओ किसका कंबशन कर रहे हैं हम लोग? मीथेन। तो फ्यूल क्या रहेगा बताओ तुम्हारे लिए? मीथेन। मीथेन का बेसिक मीथेन का फॉर्मूला मालूम है ना, पढ़ाया ना? अल्केन्स बोलो क्या होता है? CH4 ना, ये होता है मीथेन, मालूम है ना तुमको? इसका हम लोग क्या करने वाले? कंबशन। कंबशन होता है कैसा है? फ्यूल को रिएक्ट करते हैं, मतलब फ्यूल को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कंफर्म क्या मिलता है तुमको? कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर मिलेगा ही, कंफर्म है, हमेशा मिलता है। बैलेंस है क्या? बैलेंस नहीं है ना, बैलेंस करने की जरूरत है। ओके चलो बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करते हैं? देखो क्या क्या एलिमेंट पहले देखो, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तीन ही चीजें तुम्हारे पास, तीन ही एलिमेंट है। एरो के पीछे LHS में कितना कार्बन है? एक कार्बन है। एरो के बाद RHS में कितना कार्बन है? तो कार्बन बैलेंस्ड है, कार्बन बैलेंस है ना। एरो के पीछे कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। एरो के बाद कितना ऑक्सीजन है? पकड़ने का है, सब पकड़ने का साथ 3 ऑक्सीजन है, तो ये बैलेंस तो नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। पहले डिसाइड तो करो बैलेंस किसको करने का, तो मालूम पड़ेगा ना। हाइड्रोजन गिनो, एरो के पीछे 4 और उधर ये भी बैलेंस नहीं है, समझा ना? ये बैलेंस नहीं, बैलेंस करना पड़ेगा। किससे स्टार्ट करो बताओ बैलेंस करना? ये तुमको लग रहा है बहुत इतना इजीली बैलेंस हो जाएगा? हाइड्रोजन का देखो नंबर देखो ना, इवन नंबर है ना दोनों। हाँ तो LHS में कितना ऑक्सीजन है हमारे पास? A। अच्छा सॉरी हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। हाँ LHS में 4 हाइड्रोजन है, RHS में कितना है? तो क्या मैं हाइड्रोजन को अगर मैं यहाँ पे 2 डाल दूं तो क्या 4 हाइड्रोजन हो गया? देखो आना चाहिए, सीख लो। 4 हाइड्रोजन इधर है, 2 2 जा बन गया 4 हाइड्रोजन। क्या तुम्हारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन जहां मैंने देखो जैसे ही मैंने हाइड्रोजन बैलेंस किया ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो गया रहेगा तुम्हारा। क्या अब तुम्हारे पास LHS में 2 ऑक्सीजन है? क्या अब तुम्हारे पास RHS में 3 ऑक्सीजन है? गिनो कितना ऑक्सीजन है? 4 हो गया, समझा? कितना हो गया? अब बैलेंस करना इजी हो गया ना, समझा क्या? अरे सीखो कैसे करते हैं। इधर 4 ऑक्सीजन है RHS में, LHS में कितना है? तो कहां मैं नंबर डालू बताओ? इधर डालू कि इसको कम कर दूं कि इसको बढ़ाऊं? बढ़ाना पड़ेगा ना। हाँ कितना ऑक्सीजन लिखूं? समझा? अब चेक करो, अब तुमको प्रॉपर सब कुछ मिलेगा। एक एक कार्बन है, बैलेंस बरा। 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, ये 2 और ये 2 ना, 4 हो गया। इधर 4 इधर 4, बैलेंस ना। 4 4 से ऑक्सीजन बैलेंस है। 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, सब बैलेंस। समझा? बोलो पहले कैसे किया मैंने, समझा है ना? ये आगे लगेगा इसके लिए। तो हमारा केमिकल इक्वेशन बन चुका है। ये केमिकल इक्वेशन है कि केमिकल रिएक्शन है? केमिकल इक्वेशन, क्योंकि हमने बैलेंस कर दिया है इसको, समझा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तुमको स्टेट वगैरह लिखना है तो लिखो, वैसे स्टेट वगैरह लिख दो। चलो सब, क्योंकि कंबशन हो रहा है तो गैस स्टेट में होगा ना सब कुछ। मीथेन गैस रहता है ना, ऑक्सीजन भी गैस रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस रहता है, और जो निकलेगा वो स्टीम के फॉर्म में रहेगा, मतलब वाटर वेपर रहेगा, तो वो भी गैस हो सकता है, या फिर लिक्विड तुमको लिखना है तो लिखो, नहीं गैस में होता है गैस। ठीक है, इतना स्टेट वगैरह भी हम लोगों ने लिख दिया। चलो अब पूरा गेम चालू होता है यहाँ पे। क्वेश्चन मालूम है क्या है? क्वेश्चन मालूम, लिखो मत, पहले रुक जाओ, पहले देख तो लो। 24 ग्राम मीथेन को बर्न किया तो कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और कितना ग्राम वाटर निकला, ये तुमको निकालने का है। समझो क्वेश्चन क्या है? यू हैव टू फाइंड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, या फिर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म एंड मास ऑफ वाटर फॉर्म व्हेन 24 ग्राम ऑफ मीथेन इज बर्न। सिंपल ना ये क्वेश्चन है। 24 ग्राम अगर मीथेन को तुम लोग बर्न करेंगे तो कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और कितना ग्राम वाटर निकलेगा, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। समझो क्वेश्चन क्या है? पहले समझो क्वेश्चन को, समझाना क्वेश्चन क्या है, अब चालू करते हैं। चलो ये समझाना क्वेश्चन क्या है। जब मैं इसको रब कर देता हूँ, लेकिन याद रखो ये क्या है। 24 ग्राम अगर मीथेन को बर्न किया तो कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और कितना ग्राम वाटर निकला, वही तुम्हारा क्वेश्चन है। चलो सॉल्व कैसे करेंगे? मुझे एक रिलेशन यहाँ पे पहले निकालना पड़ेगा। मैं एक टाइम पे 2 तो नहीं निकाल सकता है, बराबर? चलो पहला स्टेप पहले बताओ हुआ क्या? फर्स्ट स्टेप हो गया ना। स्टेप 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है। स्टेप 1 क्या बोलता है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाओ, बना दिया। स्टेप 2 क्या रहेगा हमारा? स्टेप 2 ये है कि तुमको हर एक के नीचे ये लिखो जो तुमको पूछा है। वॉल्यूम पूछा है क्या? नंबर ऑफ मोल्स पूछा है क्या? क्या पूछा है? तो मास ही लिखिएगा बस, एक्स्ट्रा काम नहीं करने का, समझा? एक्स्ट्रा काम नहीं करने वाले, जो पूछा वही करेंगे। कैसे निकालते हैं मास? बहुत ईजी है। कार्बन एटॉमिक मास दिया रहता है सबका, बोलो 12 है। कार्बन का, मैं ये नंबर नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाओ अभी, समझा? कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। एक ही कार्बन है, अरे नहीं समझा? एक कार्बन इंटू कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस कितना हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास दिया रहता है, पढ़ो 1 ना, समझा? करो प्लस करो,
पढ़ो करो ना, कितना आता है 16 ग्राम, राइट। 16 ग्राम मीथेन यूज हुआ है। कितना ग्राम मीथेन, ये रिएक्शन के हिसाब से कितना ग्राम मीथेन यूज हुआ है 16 ग्राम। समझ में आ रहा है क्या तुमको? चलो ऑक्सीजन का निकालू क्या मास, निकालू? पूछा नहीं है ना, क्यों निकाल रहे हैं? पूछा क्या ऑक्सीजन के बारे में कुछ भी? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पूछा ना, वहां पे जाओ ना, एक्स्ट्रा काम क्यों कर रहे हैं? इधर आओ, कितना कार्बन बोलो? 1 कार्बन। कार्बन का एटॉमिक मास कितना? ऑक्सीजन बराबर 16, कितना होता है 32 और 12 44 ग्राम। समझा क्या? अरे बोलो नहीं समझा है? तो बोलने का मतलब ये है, अगर मैं 16 ग्राम मीथेन यूज करूं तो मुझे कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा? 44। रिलेशन मिल गया एक हमको। समझा? समझा क्या? एक और रिलेशन बनाओ। वाटर के बारे में जरा सोचो, कितना हाइड्रोजन? 4। समझा क्या? अरे सर 2 दिखाई दे रहा है, अरे पीछे भी तो 2 है। इधर समझो, ये जो रेड वाला 2 है ना, ये दोनों का 2 है, हाइड्रोजन के लिए भी 2 है और ऑक्सीजन के लिए भी 2 है। लेकिन जो नीचे वाला 2 है वो सिर्फ किसका है? वो सिर्फ हाइड्रोजन। इतना आता रहेगा ना तुमको, पढ़ा रहेगा इतना तो 10th में। ओके, तो कितना हाइड्रोजन? 4, मतलब 4 टाइम्स हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। कितना ऑक्सीजन? मेरे को तो एक ही दिखाई दे रहा है उधर, लेकिन पीछे 2 है ना। अरे इधर कुछ नहीं, मतलब 1 है ठीक है, लेकिन पीछे 2 है तो 2 तो सबका है ना। तो कितना ऑक्सीजन? 2 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, 32 प्लस 4 36 ग्राम। जरा अब रिलेशन सुनो, देखो, अगर मैं 16 ग्राम मीथेन यूज करूं तो कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है? समझा? अगर मैं 16 ग्राम मीथेन यूज करूं तो कितना ग्राम वाटर मिलता है? समझ गया रिलेशन कैसा बनाते हैं? समझा? लिंक्ड। देखो ना, सेकंड पॉइंट था ना, लिंक्ड दिखा था ना, यहाँ पे कहीं तो था, वो किधर गया? इधर इधर किधर था ना ऐसा। केमिकल चेंज दिख रहा है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मासेस लिंक्ड इन द केमिकल चेंज, वो लिंकिंग ही मैंने बताया। ये जो मैंने बताया ना, 16 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये वही है। 16 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस 36 ग्राम ऑफ वाटर, ये वही लिंक्ड चेंज है। समझा? समझा कैसे बनाया? हाँ, तो इतना हमारा अभी कंडीशन क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। समझा ये क्या किया मैंने? सेकंड स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। समझा ना सबको कैसे किया है? तो ये मैंने जो किया है ये मेरा था स्टेप नंबर 2। ऐसा लिखो मत जिस तुमको समझाने के लिए। थर्ड स्टेप मैं अपना सॉल्व करूंगा। थर्ड स्टेप में जो मुझे सॉल्व करने बोला है, मुझे बोला है कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कब? व्हेन 24 ग्राम ऑफ मीथेन इज बर्न। चलो एक रिलेशन देखो, रिलेशन कैसे बनता है, बहुत ईजी। पहले कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालो कि पहले वाटर का निकालो? बोलो पहले अरे देखो ध्यान तो दो, इजी है, इतना हार्ड लग रहा है क्या तुमको? ये बहुत इजी न्यूमेरिकल है। अपना पहले रिलेशन बताओ, खुद का जो तुमने रिलेशन बनाया वो बताओ क्या है। 16 ग्राम अगर तुम लोग मीथेन यूज करेंगे, CH4 16 ग्राम का मीथेन यूज करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताओ। 44 ग्राम क्या मिलता है? CO2 मिल जाता है, प्रोड्यूस होता है ना। 16 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब तुम्हारा क्वेश्चन बताओ, क्या था क्वेश्चन? 24 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस हाउ मच अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यही तो तुम्हारा क्वेश्चन है, यही है ना। मैं इसको x ले लेता है, ले लो x, प्रोड्यूसेस x ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, x ही तो निकालना है, बहुत इजी है। डिवाइड कर दो दोनों को डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड करेंगे? ऐसा डिवाइड करो, ऐसा, और बीच में इक्वल टू डाल दो। बोलो क्या आएगा? 16/24 इज इक्वल टू, इधर भी डिवाइड करो, 44/x। नहीं समझा क्या? अरे इतना इजी, इससे इजी नहीं बता सकते, लास्ट है। समझा कैसे किया है? निकाल देंगे ना x इधर लो, बाकी इधर भेजो, जरा क्या है x इधर भेजो, x इधर आ जाएगा, 44 के साथ क्या इंटू हो जाएगा? 24, और ये ऊपर का 16 नीचे आ जाएगा। कुछ कटवट होता है क्या? 4 में जाएगा ना शायद, 4 में कैंसिल होता है। 4 4 जा 16 हो जाएगा, ये 4 11 जा, 4 4 जाना वापस जाएगा, 4 में आता है ना 24, 4 6 जा 24, 6 और 11 66 ग्राम। समझा? तो तुमको x का आंसर बोलो कितना मिला है? तुमको x का आंसर मिला है 66 ग्राम। समझा आंसर क्या है? मतलब 24 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अरे इजी है, यही तो साइंस है। समझा? समझा कैसा है? पहला आंसर चेक करते हैं, क्या है? 24 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस, अच्छा ये तो वाटर है, कितना दिया? 36 ग्राम मिला है क्या? एक मिनट, 16 ग्राम ऑफ 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट है, करेक्ट है, 66 ग्राम ऑफ, करेक्ट आंसर, राइट आंसर ना। मैं वाटर दिख रहा था वहाँ पे। समझा कैसे किया है? बोलो। ये तुमको लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। बोलो स्टेटमेंट क्या है, बताओ, बोलो स्टेटमेंट। देयरफॉर क्या निकाल क्या रहे थे तुम लोग? 24 ग्राम ऑफ मीथेन CH4 प्रोड्यूसेस
66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ना, CO2। समझा कैसे किया है? बोलो, क्लियर है ना? रुक जाओ, हुआ कहाँ? अभी तो वाटर निकालना बाकी है। ये तो खाली इसका निकाला ना मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड निकाला ना, वाटर बाकी। सेम ऐसी गेम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी करना है, वो तुम लोग बताएंगे। चलो, तो ये थर्ड स्टेप में एक काम मैंने कर दिया। चलो फोर्थ काम करते हैं। फिर से रिलेशन बताओ, पहले हमारा रिलेशन क्लियर करो। क्वेश्चन मालूम में क्या था? 24 ग्राम मीथेन के लिए कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकालना था, वो निकाल दिया। 24 ग्राम के लिए ही कितना ग्राम वाटर बनता है, वो भी तुमको निकालना है। तो अब मैं मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड लूँ क्या, कि मीथेन और वाटर लूँ? क्योंकि मीथेन और वाटर का रिलेशन है ना। अभी नहीं समझा? अरे एक निकाल दिया ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो एक टाइम पे दो नहीं ले सकते, एक टाइम पे एक ही ले सकते। फिर से ये बताओ जरा, दिख रहा है ये स्टेटमेंट? बताएंगे ना, बोलो। 16 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस, बोलो। अरे कितना वाटर का ग्राम? 36 प्रोड्यूसेस 36 ग्राम ऑफ H2O। समझा? तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? 24 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस हाउ मच ग्राम ऑफ, मतलब व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर ना। तो क्या ले लूं, x की y? x ले लिया, अब लो y ग्राम ऑफ वाटर, बराबर। y निकालने आएगा ना, क्या करते हैं? कर दो डिवाइड। बोलो क्या आएगा? 16/24 इज इक्वल टू 36 बाय y इधर भेजो, बाकी देखते हैं हम लोग। y इज इक्वल टू, y इधर गया, 16 नीचे आ गया, नीचे 16 आ गया है, 24 इधर भेज दो। 36 इंटू, ये वही हो गया क्या यहाँ पे वापस? नहीं, थोड़ा, लेकिन वही कटिंग वेटिंग तो वही रहेगा ना। चलो बोलो कैसे कट करेंगे? 4 से हो रहा है ना, 4 4 जा 4 जाता है क्या? 9 जा, ये 4 से 24 भी जाता है लगता है। 4 9 6 जा कितना? मतलब y का आंसर कितना मिला? 54 ग्राम। समझा? बोलो आंसर। देयरफॉर, बोलो आंसर, ये क्या आंसर है? देयरफॉर 24 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस 54 ग्राम ऑफ व्हाट? ग्राम ऑफ वाटर। समझा कैसे किया है? इजी था ना? हार्ड लग रहा है? इजी है। ये तो खाली तुमको इधर प्रॉब्लम आएगा, लेकिन इतना रिएक्शन करा देगा कि वो अपने आप हो जाएगा। अभी बहुत सारा रिएक्शन करना तो बाकी है। समझा कैसे किया? अभी तो पहला रिएक्शन चालू किया ना हमने, ऐसा। समझा ना सबको? बोलो समझा? रुक जाओ, लिखो मत, अभी तो बहुत बाकी है। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन ऐसा है, लिखो मत, जस्ट समझो देखो क्या है और सोच के रखो क्या है। क्वेश्चन है हाउ मच CaO, CO मालूम है क्या होता है? CaO, हाउ मच CaO will be produced by decomposition of 5 gram of CaCO3। बोलो, नाम तो मालूम है क्या तुमको? CaO को क्या बोलते हैं? CaO को क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, राइट है। Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्साइड, तो CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। Ca क्या होता है? कैल्शियम। देखो जो भी 3 में आएगा ना, जैसे SO3 आ गया, समझा? ये जो CO3 है इसको बोलते हैं कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, बराबर। ये है चौक, जो टीचर लोग तुम्हारे बोर्ड पे यूज करने के लिए यूज करते थे ना स्कूल में, वो जो व्हाइट कलर का चौक होता है वो किससे बनता है? CaCO3। पत्रा में मारने के लिए चूना यूज करते हैं, मालूम है? वो भी यही है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, मालूम है ना? अरे यूज देखा रहेगा ना? हाँ, तो वही है वो कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, देखा रहेगा। देखो ये केमिस्ट्री की रियलिटी है, ये सब चीज़ देखा हुआ रहेगा। देखो याद करो, या फिर नहीं भी याद है तो जरा सुनो। चौक तो देखा ही रहेगा, बचपन में किया भी रहेगा। चौक को पानी में डाल दे, इसका थोड़ा सा टुकड़ा करते हैं और पानी में डाल देते हैं, क्या होता है? बबल्स आते हैं ना? नहीं आते? आते हैं ना? आता है ना? एक और एग्जांपल देखो, ये चौकी है ना, मतलब दूसरा तुमको बताया चूना ना, वो जो पत्थर में मारते हैं, दीवार वगैरह में मारते हैं, तो उसको वाले में एक दिन पहले भिगाना पड़ता है पानी में, अगर तुमको मालूम रहेगा तो। रात में, एक दिन रात में पहले उसको भिगाना पड़ता है। जब उसको भिगाएंगे ना तो वो भी उसमें से बबल निकलता है, और वो जो जिसमें भी रखा रहेगा ना वो गर्म हो जाता है एकदम, वो कंटेनर, मालूम है तुमको? वो गर्म हो जाता है, नहीं मालूम तो अभी समझ लो। क्यों बबल्स निकलता है? कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है। क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट? चलो एक और चीज़ तुमको सिखाता हूँ, सुनो। अगर समझो वो जो कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना था उसको तुमने एक कंटेनर में पानी में डाल दिया और उससे ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया, समझो ऐसा पूरा एकदम टाइट कर दिया, सील टाइट कर दिया, और सिर्फ एक छोटा सा होल कर दिया उसमें से,
समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा है? एक कंटेनर है, मेटल का कंटेनर समझो, मेटल का कंटेनर है, उसके अंदर वाटर था, वाटर में तुमने CaCO3 डाल दिया, कैल्शियम कार्बोनेट, और ऊपर से उसको बंद कर दिया, पूरा पूरा सील पैक है एकदम, सिर्फ एक छोटा सा होल कर दिया, बराबर, छोटा सा होल कर दिया है, अंदर CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है, अंदर से क्या निकलेगा? बबल्स निकलेगा, बराबर। बबल्स एक्चुअल में वो गैस है। हम लोग क्या कर रहे थे? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का डीकंपोजिशन कर रहे थे, बराबर। क्या कर रहे थे? डीकंपोज मतलब तोड़ रहे थे उसको, डीकंपोज मतलब टूट जाता है। कैसे टूटता है? चलो रिएक्शन, हाँ मेन तो रिएक्शन है, पूरा गेम रिएक्शन के ऊपर है। रिएक्शन में क्या होने वाला है? डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। चलो सबसे पहला काम करते हैं, CaCO3 का डीकंपोजिशन करते हैं। देखो तो CaCO3 इसका मेरे को क्या करना है बताओ? तोड़ना है इसको, रहे कैसे टूटता है ये तुमको मालूम है? इसमें से गैस निकलता है, जरा अंदर ये देखो और बताओ कौन सा गैस निकलने का चांसेस रहता है? CO3 है ना, CO3 है तो कौन सा गैस निकलेगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बता रहे तुमको, वो चौक में से जो गैस निकलता है, वो जो बबल्स निकलता है, वो कौन सा बबल्स रहता है? वो CO2 का बबल्स रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अच्छा क्या बच गया वो बताओ? Ca बाकी है, और क्या बाकी है? एक O बाकी है, तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO। वैसे तुमको देख के समझ में आ जाना चाहिए था, क्योंकि इधर बोला था CaO, समझा ना? अरे आधा इंफॉर्मेशन तो लोग खुद ही दे देते हैं। CaCO3 यूज करना है, CaO बनेगा, तो बचा क्या? CO2 लिख दो एक्स्ट्रा, समझा? हाँ क्वेश्चन सुनो क्या है, हाउ मच CaO विल बी प्रोड्यूस, कितना CaO बनेगा, कितना Ca कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कब? बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ CaCO3। मतलब तुम्हारा क्वेश्चन है, अगर मैं 5 ग्राम ऑफ CaCO3 यूज करूं तो कितना ग्राम CaO बनेगा, राइट? यही तुम्हारा क्वेश्चन है। तो एक ही रिलेशन निकाले, दो निकाले थे ना। इधर कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ काम है क्या? उसको छोड़ो, उसका कुछ काम नहीं, जो है वही करेंगे। समझो क्वेश्चन क्या है? चलो अभी हम लोग काम चालू करते हैं हमारा। बोलो क्या करेंगे? पहला काम कर दिया, स्टेट कैल्शियम कार्बोनेट, चौक स्टेट क्या होता है? चौक स्टेट क्या रहता है? सॉलिड। कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा तुमको, और प्लस तुमको बताओ एक्स्ट्रा क्या मिलने वाला है वहां पे? वैसे तो यहाँ पे यूनिट वगैरह ये नहीं दिया है, स्टेट नहीं दिया है, चलता है, बिना स्टेट के भी सॉल्व होता है। तो कुछ नहीं, ये तो कंफर्म गैस है, ये भी रहेगा कुछ समझो। अंदर पानी में डाल दिया तो एक्वा स्टेट में आ गया ना, पानी नहीं एक्चुअल में इसको डिकम्पोज किया ना हमने, कैल्शियम कार्बोनेट। अब टूटने का कैसे प्रोसेस हो सकता है? डिकम्पोजिशन बहुत सारा होता है, लाइट के प्रेजेंस में भी डिकम्पोजिशन होता है, बराबर, और वाटर में भी डिकम्पोजिशन होता है, अलग अलग रहता है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्टेट नहीं लिखते, लेकिन इन्फॉर्मेशन याद होना चाहिए, सॉलिड रहेगा ना, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलो स्टेट का कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग बता नहीं सकते कैसा स्टेट में रहेगा ना। चलो तो हमारा काम, फर्स्ट काम तो हो गया। अच्छा बैलेंस देखो जरा, बैलेंस है क्या? चेक करो क्या क्या है। कैल्शियम है, और बताओ कार्बन है, और क्या है? ऑक्सीजन है। LHS में कितना कैल्शियम? एक। वहाँ बताओ फटाफट जल्दी, एक। बैलेंस है ना? कार्बन गिनो, एक कार्बन है। अरे 3 किसका है? ऑक्सीजन का है, कार्बन का थोड़ी है वो। एक ही कार्बन, वहाँ पे कितना कार्बन? एक ही कार्बन ना, ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन गिनो यहाँ पे 3, उधर गिनो 1 और 2 3, मतलब पूरा बैलेंस है ना, कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है। समझा? करके पहले से बैलेंस मिल जाता है हमको, समझा है? चलो तो पहला काम तो हो गया हमारा। सेकंड काम पे आते हैं। सेकंड क्या करते हैं? जो भी रिस्पेक्टिव मासेस या फिर वॉल्यूम जो भी बोला वो लिखो। क्वेश्चन में क्या है? मास पूछा है कि वॉल्यूम पूछा है कि नंबर ऑफ मोल्स पूछा है? अरे पढ़ो ना, ग्राम ना, मतलब क्या है, किसके ऊपर पूरा काम? मास है, तो मास लिखते हैं। चलो कैल्शियम, अच्छा कैल्शियम का तुमको मास नहीं बताना, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, बराबर। वैसे क्वेश्चन में देंगे हम लोग, क्वेश्चन में देते हैं, अगर इधर तो नहीं दिया लेकिन एग्जाम में आएगा तो कंफर्म देंगे वो लोग। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास कितना? 40, डबल, समझा? कार्बन तुमको मालूम ही है, ऑक्सीजन तुमको मालूम ही है। कैल्शियम बताओ कितना कितना कैल्शियम है? एक ही कैल्शियम है, एक ही कैल्शियम है ना, इंटू 40, कितना कार्बन है? एक ही कार्बन। कार्बन का एटॉमिक मास 12, कितना ऑक्सीजन है? 3, 16 ना, बोलो 40 प्लस 12 प्लस 48, 40 48 88, 100 हो गया क्या? नहीं, हाँ 100 हो गया ना, बराबर ना। 48 मतलब 88 हो गया, 90 और 10 ना, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लगता है। कैल्शियम ऑक्साइड का मास निकालो, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालो, यही पूछा है ना, तो इसका निकालो, क्यों एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं? कैल्शियम कितना? एक ही कैल्शियम है, कितना मास? 40, कितना ऑक्सीजन है? एक ही है, कितना मास होता है? 16, राइट है। ऐसा मत सोचो मैं कहाँ से लिख रहा है, ये मुझे याद है, अगर तुमको याद है तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन तुमको भी याद होना चाहिए। बोलो बोलो, कितना होता है डायरेक्ट बता दो ना, 56 ग्राम ना। समझ में आ गया रिलेशन? 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। सिंपल ना, राइट है ना? चलो तो रिलेशन तो मिल गया हमको, सेकंड पॉइंट में रिलेशन ही चाहिए रहता है ना। फिर थर्ड पॉइंट में तो हमारा आंसर निकलता है डायरेक्ट।
समझा है ना, बोलो। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे हमको हमारा आंसर चाहिए। चलो देखते हैं, समझ कैसा लग रहा है तुमको न्यूमेरिकल? थोड़ा हार्ड लग रहा है क्या? हार्ड मतलब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगता है बस, वो तुम्हारा घिसा पिटा वही 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 नहीं करने का है। वो पहले वाला न्यूमेरिकल वैसे था ना, एक सीखा है बाकी सब उसके बेसिस पे था, अलग अलग करो ना। हाँ, तो क्या मालूम पड़ा, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन डीकम्पोजिशन प्रोड्यूसेस 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, राइट है। तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, पढ़ो क्वेश्चन क्या है। 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस हाउ मच अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ना, तो क्या लेते हैं, x ले लेते हैं, डिवाइड करते हैं, बस करो डिवाइड, बोलो 100/5 विल बी इक्वल टू 56/x, राइट है। 5 से कटता है क्या, रहने दो, x लेके जाओ, इधर लेके जाओ, x लेके जाओ, x विल बी इक्वल टू 56 इंटू 5 अपॉन 100, राइट है। 56 को 5, अच्छा 5 को 50 को 5 से मल्टीप्लाई कितना होता है, 250 होता है, और 6 5 30 होता है, मतलब 280 आएगा क्या, 280 आएगा ना, 56 5 280 आएगा ना। हाँ, तो ऊपर हमारे पास क्या है 280 और नीचे क्या है, तुमको मालूम है कोई भी नंबर को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ तो पॉइंट एक स्टेप पीछे आ जाता है, अगर मैं 100 से डिवाइड करूँ तो 2 स्टेप पीछे, ऐसा है ना, पीछे लेके आओ 2 स्टेप, बोलो क्या आएगा 2.8 ग्राम ना। अरे थोड़ा दिमाग लगाने का, थोड़ी कट वट करते बैठेंगे अभी, नीचे 10 100 आया तो कट नहीं करने का, समझा, डायरेक्ट शॉर्टकट मारो, 280 मतलब 280.0, कोई भी नंबर को अगर मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूँ मतलब पॉइंट तुम्हारा 2 स्टेप पीछे आ जाएगा, अगर 1000 से डिवाइड करूँ तो 3 स्टेप पीछे, 10,000 तो 4 स्टेप पीछे, समझा ना कैसा है, जितना जीरो उतना पीछे, सिंपल लॉजिक। मिल गया आंसर, कितना आंसर मिला हमको, 2.8 ग्राम, राइट आंसर। बताओ जरा स्टेटमेंट, देयरफॉर बोलो स्टेटमेंट, 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन डीकम्पोजिशन, बोलो डीकम्पोजिशन प्रोड्यूसेस क्या, प्रोड्यूसेस 2.8 ग्राम ऑफ व्हाट, कैल्शियम ऑक्साइड। समझा, इजी है ना, हार्ड नहीं है, आना चाहिए, बेसिक आ गया तो सब आता है हमको फिर। चलो समझा कैसा है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान दो एकदम अच्छे से, एक और क्वेश्चन है, 4th भी रहेगा वैसे, लेकिन पहले 3rd वाला कर लेते हैं। पढ़ लो, तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक तो रहेगा ही, पढ़ के रखो 3rd वाला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है हाउ मेनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन, मैं O2 लिख रहा हूं, समझ जाओ, ऑक्सीजन एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एट STP आर रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली, आर रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली, टू बर्न कंप्लीटली क्या, 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन, 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन, ऐसे यही क्वेश्चन ना। हाँ वो नहीं, वो तो तुमको खुद से आना चाहिए, बराबर यही क्वेश्चन है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट STP आर रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन। चालू करते काम, सब गेम केमिकल रिएक्शन के ऊपर है, बर्न कर रहे, बर्न, कोई भी फ्यूल को बर्न किया तो क्या होता है, मतलब प्रोपेन वगैरह ये सब क्या, सब फ्यूल है ना, ये सब हाइड्रोकार्बन, हर हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही मिलेगा, समझा, समझा ना क्या है। चालू करते हैं, किसका कंबस्शन कर रहे हैं बताओ, इधर लिखा है किधर कंबस्शन लिखा है क्या, फिर भी कंबस्शन ही हो रहा है, क्यों, फ्यूल को बर्न किया तो कंबस्शन ही होता है, कंबस्शन रिएक्शन, बराबर। बोलो किसको बर्न कर रहे हो तुम लोग, प्रोपेन, प्रोपेन मालूम है क्या है, पढ़ा है अल्केन, बोलो C3H8, इसको ही बोलते हैं ना प्रोपेन, ये प्रोपेन है, हम लोग फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं अभी फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बना रहे हैं। ओके, प्रोपेन को बर्न किया, मतलब बर्न होने के लिए तो ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता ही है, इसके प्रेजेंस में बर्न होएगा ना, और बर्न होने के बाद बोलो क्या बनता है, मतलब हीट करने के बाद क्या मिलता है, ये डेल्टा मालूम है, डेल्टा मतलब हीट ना, मालूम है तुमको ये, हाँ क्या मिलेगा, सोचेंगे कुछ, क्या बताएंगे डायरेक्ट, बताओ डायरेक्ट क्या मिलता है, कंफर्म प्रोडक्ट होता है हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बताया ना तुमको, और एनर्जी भी रहता है, वो एनर्जी यूटिलाइज करते हैं वो व्हीकल को आगे बढ़ाने में, चलाने के लिए, ठीक है। बैलेंस देखना पड़ेगा, बैलेंस तो है नहीं, बैलेंस देखना पड़ेगा, ठीक है। बताओ क्या है, कौन सा एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, गिनो कितना कार्बन है LHS में, RHS में, बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन गिनो 8, उधर 2, वो भी बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन गिनो, और उधर 1 1 सब वही बोल देते हैं। पहले क्या बैलेंस करेंगे,
कार्बन कर लो पहले कार्बन कर लो, कुछ भी करो वही आंसर आता है, बोले कैसे भी करो। कार्बन बैलेंस करते हैं, इधर 3 है, इधर 1 बनाऊं कि इसको 3 बनाऊं? ये 3 बनेगा ना, कैसे बनता है? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बना कर दिया, कार्बन हो गया तुम्हारा बैलेंस्ड। लेकिन एक देखो एक प्रॉब्लम हो गया, कार्बन बैलेंस हुआ, ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो गया। गिनो कितना ऑक्सीजन अब हो गया? 5 नहीं 5 नहीं 6 ना, 6 7। RHS में कितना ऑक्सीजन? 7 ऑक्सीजन। गिन पर आप चेक करो जरा, 6 7 ना बराबर। हाँ, अब किसको बैलेंस करते हैं? हाइड्रोजन करते हैं। इधर 8 हाइड्रोजन है, उधर कितना है? क्या करूँ, 8 कैसे बनाऊँ? पीछे 4 डाल दूँ? ठीक है, पीछे 4 लिख दिया। हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया ना, 8 और 8 से तुम्हारा हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो गया फिर से, जरा RHS में चेक करो कितना ऑक्सीजन अभी? 4 ना, 4 ना, और 6 कितना हो गया? 10 हो गया ना। कितना हुआ? नहीं समझ आया? ऑक्सीजन इधर 2 ही है, कैसे बनाऊँ इसको 10? इसको 10 कैसे बनाऊँ? समझ गया, मतलब तुमको बैलेंसिंग समझ गया ना। ये इजी बैलेंसिंग है, कोई भी कर ले तो छोटा बच्चे को भी आ जाएगा। अभी एक्चुअल बैलेंसिंग बताया नहीं तुमको मैंने, समझना कैसा है? ये तो इजी है, अगर ट्रिक मालूम पड़ेगा तो कोई भी कर लेगा। प्रॉपर है अभी। हाँ, स्टेट वीट जाने दो, स्टेट से कोई मतलब बनता भी नहीं वैसे भी। इतना रहेगा, ये फ्यूल है, गैस 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 में ना, ठीक है। पूछा क्या वैसे हमको? लीटर पूछा पहली बात ना यहाँ पे कुछ तो। लीटर मतलब वॉल्यूम का काम है कुछ तो। 3 टाइप का प्रॉब्लम है, मास मास, मास वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम। मास का ये 2 प्रॉब्लम था। देखो, मास के लिए मास निकालना, ग्राम के लिए ग्राम। अब बताओ जरा, देखो और बताओ कौन से सेकंड टाइप का प्रॉब्लम है कि थर्ड टाइप का प्रॉब्लम है? ये बोलो, वॉल्यूम वॉल्यूम आ रहा है क्या? लीटर लीटर 2 बार है क्या? ग्राम और लीटर देखो, मतलब ये सेकंड टाइप का प्रॉब्लम। मतलब मास और किसका रिलेशन चाहिए? वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम का रिलेशन निकालते, चलो देखते हैं। तो क्या करेंगे? मास चाहिए और वॉल्यूम चाहिए, किसका चाहिए वो बताओ पहले। पढ़ो जरा, हाउ मेनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इसको पकड़ो, ऑक्सीजन को पकड़ो, ये हमारा काम का है। एट STP आर रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली, किसको? प्रोपेन। ये 2 का हमको रिलेशन चाहिए। देखो पहली बार ऐसा हो रहा है कि LHS के अंदर ही रिलेशन है ना, चलता है ना, कैसे भी रहने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। निकालो मास, इसका मास चाहिए ना, और इसका क्या चाहिए? वॉल्यूम। मालूम है तुमको? चलो ठीक है, मास निकालो, बाद में वॉल्यूम बताता हूँ। चलो, अगर मुझे इसका मास निकालना है, बोलो क्या रहेगा? 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 प्लस 8 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। टोटल करो, 12 3 जा 36 ना, 36 से 8 44 ना। हाँ, 44 ग्राम क्या लगता है? प्रोपेन, बराबर। वॉल्यूम चाहिए ना इसका। अगर O2 के पीछे नंबर 1 होता है तो बताओ कितना नंबर ऑफ मोल्स है? 1 मोल के लिए कितना वॉल्यूम लगता है? अरे बताया ना, 22.4 लीटर। अरे अभी बताया थोड़ा देर पहले लेक्चर में ना। अगर O2 के पीछे 1 होता तो कितना लीटर का वॉल्यूम लगता है? मतलब कितना लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो? 22.4 लीटर। क्या 1 है क्या पीछे? 5 है ना, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? इंटू 5 कर देते हैं, इंटू 5 ना। अगर 1 रहता है, 1 मोल के लिए 22.4 लीटर है, तो 5 मोल के लिए क्या रहेगा? 5 इंटू, बोलो 22.4 ना, करो जरा, 224 इंटू 224 इंटू 5, 5 4 20, 5 2 10, 12, 5 2 10 1। लेकिन 224 नहीं है, 22.4 है। आंसर में एक पीछे आओ, 112, मतलब 112 लीटर का वॉल्यूम लगता है। रिलेशन सुनो, फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ प्रोपेन 112 मतलब 112 लीटर ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। कितने ग्राम का कंबशन करने के लिए? 44। फिर से सुनो, 112 लीटर ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर 44 ग्राम ऑफ प्रोपेन फॉर प्रॉपर कंबशन ना। समझा कितना? इतना अगर लीटर ऑक्सीजन यूज किया तो ही इतने ग्राम का प्रोपेन प्रॉपरली कंबशन होगा, नहीं तो इम्प्रॉपर कंबशन में क्या होता है? ब्लैक मिलता है, ब्लैक। वो देखा है तुमने साइलेंसर वगैरह में आजू बाजू ब्लैक हो जाता है ना, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर कंबशन नहीं होता है, प्रॉपर उसका सर्विसिंग नहीं होता है। समझा ना? हाँ, समझा है? बोलो, बताने आएगा ना रिलेशन क्या है। ये रिलेशन ही तो बनाया हमने, तो सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पे कर दिया है, ये रिलेशन बना दिया है, बराबर। ये हमारा सेकंड पॉइंट था, समझो यहाँ पे सेकंड पॉइंट, बराबर। थर्ड बताओ जरा, थर्ड पॉइंट का रिलेशन चाहिए ना तुमको, बताओ। 44 ग्राम लगा प्रोपेन ना, C3H8, 44 ग्राम प्रोपेन का प्रॉपर कंबशन करने के लिए कितना लीटर का लगता है ऑक्सीजन? 112 लीटर का ऑक्सीजन लगता है ना, बराबर ना, ऑफ ऑक्सीजन लगता है। हाँ, तुमको किस में चाहिए बताओ, तुमको क्या चाहिए? अरे बोलो तो, तुमको 2.2 ग्राम का प्रोपेन का कंबशन करना है ना। कितना है?
2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन का कंबस्शन करना है तो कितना लीटर का ऑक्सीजन लगेगा? क्या ले लूँ, एक्स ले लूँ? तुम्हारी मर्जी, कुछ भी ले सकते हैं, समझा ना? एक्स लीटर लगेगा। क्या करते हैं मालूम है? डिवाइड करते हैं, बोलो। 44 बाय 2.2 विल बी इक्वल टू 112 अपॉन एक्स। एक्स भेजो जरा इधर। x विल बी इक्वल टू 112 इंटू 2.2 अपॉन 44, राइट है ना? कट करने आएगा 1.1 22 में आता है क्या 112? अरे 11 में आता है लगता है ना? नहीं 11 में भी नहीं आता ना, 2 में आता है फिर। और थोड़ा कुछ बड़ा सोचो, बड़े में है कुछ? बोलो। 22 सिक्स करो जरा, कितना आता है? नहीं आएगा ना? 120 के आगे चले जाएगा ना? ठीक है, 2 से मारो ना कट, फिर बोलो। 2 11 जा ना, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 56 और 11 आ रहा है। ये कैंसिल होता है ना, ऐसा कुछ क्या होता है? नहीं होता है। ये क्या हो जाएगा? 0.1। ये कैंसिल होने के बाद ना 11 जाएगा ना, और 1.1 भी जाएगा। क्या जाएगा? 0.1। तो हो गया ना आंसर, 5.6 तुम्हारा आंसर ना। फिर x का आंसर हमारे पास 56 है, राइट है। ये 11 और 1.1 कट करेंगे, बोलो कितना आएगा? 0.1 को 56 से मल्टीप्लाई, अगर कभी कुछ ऐसा मल्टीप्लाई ना, देखो शॉर्टकट सुनो, कोई भी नंबर को 0 पॉइंट वाले कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 0.1 है ना, पॉइंट एक स्टेप पीछे ले लेने का। अगर 0.01 रहता तो मैं 2 स्टेप पीछे लेता था, समझा क्या? अगर 0.001 रहता तो 3 स्टेप है। सिंपल शॉर्टकट है। बोलो आंसर कितना? 5.6 लीटर की ग्राम, क्या है? लीटर था ना, लीटर। 5.6 लीटर का ऑक्सीजन लगेगा। देखते हैं आंसर, राइट है। 5.6 लीटर का ऑक्सीजन लगता है एट एसटीपी फॉर प्रॉपर कंबशन ऑफ कितना ग्राम? 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन के लिए ना। बताओ जरा लास्ट में फाइनल आंसर बताओ। ये आंसर जो हमारा ये हमारा मेन आंसर है यहाँ पे, ये भी मेन आंसर था यहाँ पे। बोलो क्या था, बताओ कितना लीटर? 5.6 लीटर ऑफ O2 ना, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर कंबशन ऑफ, बोलो प्रॉपर कंबशन किसका? ऑफ 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन C3H8 एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। समझा कैसे कर दिया है? इजी था ना, हार्ड नहीं है, खाली एक प्रॉपर रिलेशन बन गया तो बहुत इजी है। एक न्यूमेरिकल और भी है, ठीक है, पहले इतना कर लो फिर वो करते हैं हम लोग। ओके तो एक लास्ट सम स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स पे करते हैं। क्वेश्चन को जरा समझो क्या लिखा है। 4th क्वेश्चन है ये, न्यूमेरिकल। अ पीस ऑफ जिंक वेइंग कितना दिया? 0.635 ग्राम। अ पीस ऑफ जिंक, इसका वेट तुमको दिया है, देख लो पूरा इंफॉर्मेशन देख लो क्या क्या दिया है। वेइंग 0.635 ग्राम व्हेन ट्रीटेड। मानो जिंक का यूज कहां पे होता है? अरे पढ़ा रहेगा ना, 10th बता तुमको। जिंक का प्लेटिंग करते हैं ना, रस्ट वगैरह कोई वो जो भी रहता है उसको रस्ट वगैरह से प्रिवेंट करने के लिए, ऐसा बहुत सारा यूज है इसका। अ पीस ऑफ जिंक वेटिंग 0.635 ग्राम व्हेन ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मालूम ना, तेजाब ना, H2SO4, liberated 200 सेंटीमीटर क्यूब, liberated 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन at STP. Calculate the percentage purity of zinc sample. Calculate the percentage purity of zinc sample. ये ऐसा बहुत सारा इंडस्ट्री में सब काम उधर आता है, ये सब जो भी सिखा रहा हूं मैं तुमको यहाँ पे। A piece of zinc weighing 0.635 gram when treated with excess of dilute sulfuric acid, liberated 200 centimeter cube of hydrogen at STP,
कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ जिंक सैंपल। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन अलग है, कुछ इधर कुछ पूछा विछा नहीं है तुमको बोला कि जो तुमको देखो सिंपल एक क्या दिया है, एक तुम्हारे पास जिंक का सैंपल दिया है, बोला है समझो इंडस्ट्री में तुम लोग जॉब वगैरह करते हो बराबर, या फिर तुम्हारा खुद का इंडस्ट्री, जॉब नहीं करते तुम्हारा खुद का इंडस्ट्री है, तुम्हारे पास एक जिंक का सैंपल आया है बराबर, और वो तुमको चेक करना है कि वो जिंक का सैंपल कितना मतलब कितना प्योर है वो, समझा, प्योरिटी चेक करना है, समझा। तो उसका प्योरिटी चेक करने के लिए एक कंडीशन तुम्हारे पास है, वो कंडीशन क्या है सुनो। कंडीशन ये है कि अगर 0.635 ग्राम जिंक को अगर रिएक्ट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो कितना हाइड्रोजन निकलता है, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन। ये कंडीशन तुम्हारे पास है, ये तुमको पहले से मालूम है, समझा क्या है। अरे पढ़ा रहेगा 10th में, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड या फिर व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। था ना ऐसा, एक एमसीक्यू नहीं था, पढ़ के आए ना 10th, था ना ऐसा, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, पढ़ा था ना। तो वही है, ये क्या है, एसिड नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड, राइट है। तो इससे जैसे ही जिंक रिएक्ट करेगा क्या हो जाएगा बताओ, हाइड्रोजन गैस निकलने चालू हो जाता है। रिएक्शन नहीं है मेरे पास, रिएक्शन बनाना पड़ेगा हमको ना। किसका रिएक्शन किससे कर रहे हैं, जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। बाकी जो बचता है वो देखेंगे ना हम लोग वहां पे बराबर। तो चलो पहले देखते हैं रिएक्शन, उसके बाद जो भी मालूम पड़ेगा। सबसे पहला तो रिएक्शन बनना चाहिए, बोलो किसका रिएक्शन, जिंक ना, जिंक मतलब Zn, मालूम है ना, जिंक को Zn से डिनोट करते हैं, जिंक। जिंक का रिएक्शन किससे कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड ना, सल्फ्यूरिक एसिड मालूम है, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब मालूम है, अगर सल्फ्यूरिक एसिड को मैं कोई ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट करूं जिसमें वाटर का प्रेजेंस है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड वहां से वाटर निकाल देता है, समझा। एक एग्जांपल, नहीं, स्किन समझा, हमारा स्किन बराबर, अगर इस पे एक ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड गिर गया तो क्या हो जाता है, जल जाएगा। कैसे जलता है, उसका रीजन है, सल्फ्यूरिक एसिड हमारे बॉडी पे गिरता है, हमारे बॉडी में वाटर का कंटेंट है ना, तो वहां से वो उतने जहां पे गिरेगा वहां से वाटर निकाल लेगा, तो वो स्किन वहां पे एकदम ड्राई हो गया ना, तो जल गया स्किन, समझा। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जहां भी ये यूज होगा अगर उस जगह पे वाटर का कंटेंट है तो वहां से वो वाटर निकाल लेता है। क्या जिंक के पास वाटर है क्या, तो अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन याद रखो सल्फ्यूरिक एसिड, कोई सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, बहुत जितना भी मोस्टली एसिड जो भी है वो सब क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डी मालूम है, निकाल दिया, हाइड्रेटिंग मतलब वाटर निकाल देते हैं। चलो यहाँ पे होगा क्या, जिंक जो है ये हाइड्रोजन को, पहली बात तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जा रहा है, तो जिंक हाइड्रोजन, चलो थोड़ा तुमको डिटेल में थोड़ा सिखाता हूँ। देखो अगर ये मॉलिक्यूल टूटता है तो कैसे टूटेगा, वो देखो, ये मॉलिक्यूल टूटेगा तो SO4 अलग हो जाएगा बराबर, सल्फेट का आयन अलग हो जाएगा, और जो और क्या लगेगा बताओ, लिखूं क्या, बोलो ना क्या, अरे जैसे यहाँ पे SO4 लिखा, इधर क्या लिखूं, H2 नहीं 2H बराबर, 2H बराबर। अब टूटेगा तो टूटता कैसे, पॉजिटिव नेगेटिव में टूट, जैसे NaCl कैसे ब्रेक होता है बताओ, Na+Cl- आयन में, मालूम है ना, NaCl कैसे ब्रेक होता है, Na+Cl-, सेम वैसे ही SO4, ये सल्फेट का जो आयन है ये नेगेटिव होता है और इसमें -2 का चार्ज होता है, कितना होता है, -2 का चार्ज। अगर ये -2 है तो सामने वाला क्या होना चाहिए बताओ, +2, तभी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा कंपाउंड। तो ये -2 था तो होना क्या चाहिए था, +2, लेकिन गिनो जरा कितना एटम है यहाँ पे, इसके पास टोटल चार्ज कितने का है, +2। अगर मैं तुमको एक हाइड्रोजन के पास पूछूं कितना चार्ज है तो बताओ कितना रहेगा, अरे तो 2 हाइड्रोजन के पास +2 का चार्ज है, तो एक हाइड्रोजन के पास कितना चार्ज रहेगा, +1, वही समझा। तो ये ब्रेक होता है SO4 -2 में और 2 टाइम्स H+ में। अब बोले सर +2 आना चाहिए था, वो +1 कैसे हो गया, प्लस लिखा है मतलब +1 है, वो समझो बाय डिफॉल्ट, समझा। बोले बाकी +1 कहाँ पे गया, अरे 2 हाइड्रोजन है, वो एक्चुअल माने में कैसा है, ये ऐसा है, H+ एक और H+, हुआ ना, +2 हो गया ना, समझा कैसा है, ये बेसिक आना चाहिए तुमको। टूटता कैसे समझा है, हाँ, जो जिंक है ना, जिंक ये +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, क्या दिखाता है, +2, मेटल है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करने का कैपेबिलिटी रखता है, मानो ना, मेटल हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, पढ़ा है ना, ये भी 10th में था बराबर। तो इधर +2 है, देखो SO4 -2 है ना, SO4 -2 के सामने +2 किसका था, H का था बराबर, H का +2 था, H का +2 ना, अब H का +2 जाएगा, उसके पे वो लोग कौन आ जाएगा, Zn+2। ये टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ये जो H का देखो ना, H का +2 है ना, H का +2 जाएगा और H+2 के जगह पे आ जाएगा Zn, और
Zn+2 ना, और SO4 -2 गया, कंपाउंड बन गया। बोलो क्या? ZnSO4 जिंक सल्फेट। क्या निकला बताओ? H2 का गैस ना। अब H2H+ मत लिख देना, समझा? हाइड्रोजन का गैस निकलता है वहां पे, समझा? यही तो है रिएक्शन, समझे क्या है? ये टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट ना। एक चीज दूसरे को डिस्प्लेस करता है ना। अरे पढ़ा है ना, ये भी तो पढ़ा रहेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं इसको, समझाना कैसा है? ठीक है चलो, ये थोड़ा डिटेल में हो गया, ठीक है चलता है। समझाना क्या हुआ? Zn H2 के जगह पे आया ना, SO4 के जगह पे आ सकता था क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। प्लस वाला चीज प्लस वाले के जगह पे ही आ सकता है, समझा? मालूम है ना इतना तो? ठीक है चलो, ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब चालू करते हैं वो जो भी हमारा गेम है। क्या बोला क्या है वैसे यहाँ पे? हाँ, एक कंडीशन मेरे पास प्रेजेंट है ना यहाँ पे। एक कंडीशन दिया है और मुझे प्योरिटी चेक करना है, और एक कंडीशन हम लोग खुद से बनाते हैं ना, हम लोग खुद से भी तो कुछ बनाते हैं। जिंक का एटॉमिक मास तुमको दिया रहेगा, नहीं दिया है 65 यूनिट, बीच में युद्ध दिया है। वैसे क्वेश्चन में एंड में आएगा अगर तुमको एग्जाम में दिया तो। जिंक का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ऑफ जिंक कितना है? 65 ना, 65 यूनिट, बराबर। ऐसा देंगे उन लोग, बराबर, इसका टेंशन मत लो। एटॉमिक मास तो तुमको मिलेगा हमेशा। 65 यूनिट का तुम्हारे पास क्या है? जिंक का एटॉमिक मास। चलो कंडीशन बनाते हैं। अरे रिएक्शन हो गया ना, बनाओ कंडीशन। सेकंड पॉइंट बोलो, जिंक कितना? बोलो मास कितना? 65 ना। कुछ है क्या इसमें करने के लिए? 1 इंटू जिंक, मतलब 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ जिंक कितना होता है? 65 आएगा। 65 ग्राम ना। जिंक और किसका बात हो रहा है वैसे क्वेश्चन में? जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड ना, बराबर ना। सल्फ्यूरिक एसिड 65 ग्राम है, और यहां बोला कितना है? देखो जरा पढ़ो। अगर मैं यहां से निकालू, ये कितना मोल का सल्फ्यूरिक एसिड है यहां पे? अरे ये तो देखो, इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? 0.635 ग्राम ये मास है, बराबर। किसका मास है? जिंक का। ये 200 सेंटीमीटर क्यूब क्या है? वॉल्यूम है ना। क्यूब मतलब वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम किसका है? सल्फ्यूरिक एसिड का दिया ना, देखो ना। विथ एक्सेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिबरेटेड, नहीं ये तो गैस है ना, ये है ना 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन, इसका है करेक्ट। देखो एक यहां पे है और यहां पे, ये दो का काम हमको करना है, समझा? मेरे को लगा वो है। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्या निकलता है? हाइड्रोजन। अभी मत समझो कि हाइड्रोजन गैस है तो वो लिक्विड में कैसे, बताया ना, घर पे भी आता है, मानो ना गैस लिक्विड में ही रखते हैं उसको। तो मास और वॉल्यूम ना, मास और वॉल्यूम का रिलेशन है ना। इसका मास 0.635 ग्राम, इसका वॉल्यूम कैसे मालूम पड़ा कि वॉल्यूम है? वो क्यूब देखो ना वहां पे, क्यूब मतलब वॉल्यूम होता है। सेंटीमीटर क्यूब रहने तो कुछ भी होने दो, बराबर। सेंटीमीटर क्यूब को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में। बता देता हूं सेंटीमीटर क्यूब लीटर में कन्वर्ट कैसे होता है। देखो अगर तुमको सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है लीटर में तो मल्टीप्लाई करो 10⁻³ से, शॉर्टकट है, बराबर। हाँ, तो 65 ग्राम के लिए, 65 ग्राम के लिए बताओ कितना लीटर यहाँ पे है? H मानो लीटर कैसे मालूम पड़ता है? नंबर ऑफ मोल से। इसके पीछे का नंबर क्या है? 1 मतलब 1 मोल। 1 मोल के लिए कितना लीटर? 22.4 लीटर। तो ये कितना आएगा बताओ? 65 ग्राम के लिए कितना लीटर मेरे पास बताओ? 22.4 लीटर ना, बराबर ना। ये मेरा कंडीशन है, ये मेरा कंडीशन है, बराबर। बताओ अपना कंडीशन क्या है? बोलो कंडीशन क्या है? 65 ग्राम ऑफ व्हाट? 65 ग्राम ऑफ जिंक, बराबर। प्रोड्यूसेस या फिर लिबरेट्स, ये प्रोड्यूसर बोल सकते हैं, प्रोड्यूसेस। अरे डायरेक्ट वो एरो डालते हैं। बोलो क्या प्रोड्यूसेस? बोलो तो 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, राइट है। ये मैंने कंडीशन बनाया जो एकदम एग्जैक्ट राइट है। जो हमको दिया है, क्या वो जरूरी है कि वो राइट ही रहे? उससे हमको प्योरिटी निकालना है। हमको जो कंडीशन दिया है वो कंडीशन बोलो क्या है? बोलो हाइड्रोजन कितना दिया था लीटर में ना, तो वैसा दो, वैसा वाला नंबर बताओ। 200 वाला बताओ। 200 इंटू 10⁻⁻⁻। मेरे को हाइड्रोजन का प्योरिटी निकालने बोला तो मैं हाइड्रोजन को x ले लूँ, चलेगा ना? वही काम फिर से बोलो, बोलो 65/x विल बी इक्वल टू 22.4/200 इंटू 10⁻³ x चाहिए। उल्टा कर दूं? उल्टा करो। x/65 इनवर्ट एंड मालूम ना, ऐसा इज इक्वल टू 200 इंटू 10⁻³ x चाहिए ना, x चाहिए। 65 उधर भेजो, बोलो x का वैल्यू 200 इंटू 65 इंटू 10⁻³ ना। फिर से लॉग लगेगा, ऊपर का लॉग प्लस में आएगा और नीचे वाला माइनस में ना। बोलो लॉग x का आंसर है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। बोलो लॉग ऑफ 200 निकाल के रखो प्लस लॉग ऑफ 65 माइनस लॉग ऑफ 22.4 पावर में इंटू 10⁻³ और ग्राम में आएगा 200। 2 पॉइंट जल्दी बताओ, प्लस में इधर भी है तो 1 पॉइंट में आंसर आएगा।
माइनस में 1 पॉइंट में कुछ तो रहेगा और इनटू में मेरे पास यहाँ पे 10⁻³ ग्राम। आंसर मिला क्या? 20 का 0, 3010, 65 का 0, 8129, 22 का 4। अभी तो निकाला भी रहेगा ना ये सब। 35 प्लस करो जल्दी, 9 3 1 11 4 ना, माइनस करते हैं तो log x विल बी इक्वल टू क्या आएगा? 4.1139 माइनस 1.3502 ना, माइनस करेंगे इनटू में 10⁻² कितना है हमारे पास? -3 ग्राम। चलो माइनस बताओ जल्दी। 7 3 ये 11 ये 0 हो जाएगा तो 10 बनेगा जब इसको 3 करेंगे तो। बोलो 6 7 2 ना, निकालो एंटीलॉग। एंटीलॉग निकालो जल्दी जल्दी। x का आंसर 80 log ऑफ 2.7637 इंटू 10⁻³ ग्राम में आने वाला आंसर है 5803 2 है तो 3 पॉइंट बाद पॉइंट आएगा, लेकिन 10⁻³ भी है ना हमारे पास। 10⁻³ था क्या हमारे पास? 10⁻³, ठीक है 10⁻³। ये एक हमारे पास है, ये हमको x का आंसर मिला है ना, x 5803 मिला है ग्राम में ना। ग्राम हमको दिया कितना ग्राम गया था? 0.635 ना, किधर गया? 0.635 दिया था, इतना मिलना चाहिए था। ये -3 दो अंदर देखो कितना आ रहा है, 0.5 अलग आ रहा है ना, मतलब 100% प्योर तो नहीं है। निकाल तो देखते कितना % प्योरिटी है। तो थर्ड पॉइंट, परसेंटेज प्योरिटी किसका? इधर ही अटके थे ना हम लोग पिछली बार। परसेंटेज प्योरिटी अगर उधर हाइड्रोजन लिखना चाहिए था, फिर पिछली बार ऐसा लिखा है। बोलो कम अपॉन ज़्यादा इंटू 100 मिला कितना? ये कम है ना कि ये कम है? ये कम है, -3 दो अंदर तो कितना हो जाएगा? 0.58 ना, लेकिन लिखेंगे ऐसे, लिखा ऐसा ज़्यादा इजी होता है। बोलो बोलो 580.3 इंटू 10⁻³ ये कम है। इसको भी वैसे ही लिखो जरा, पॉइंट उधर लेके जाओ तो बड़ा हो जाएगा ना, लेकिन बड़ा हो जाएगा ना तो लॉग नहीं लगा पाएंगे। अरे 3 आगे लेंगे तो 635 हो जाएगा, ऊपर 580 है तो 2 स्टेप आगे लो बस। बोलो कितना आएगा? 2 स्टेप आगे लो, 63.5 इंटू 10⁻², ही गए ना, किससे मल्टीप्लाई करता है? परसेंटेज चाहिए ना तुमको। ये -2 ऊपर का -3 से जाएगा, ऊपर अभी भी एक -1 बाकी है। 100 मतलब क्या होता है? 10 का स्क्वायर। 100 का मतलब क्या है? 10 का स्क्वायर। और तुम्हारे पास इंटू में क्या है? 10⁻⁻1 ना। अरे क्या है, कितना आएगा बताओ? 10⁻1 ना, मतलब 10 को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। बोलो कितना आ जाएगा? ऊपर 10 को मल्टीप्लाई करो, पॉइंट एक स्टेप राइट में ना, 5803 अपॉन 63.5 ना, और ग्राम में ना, नहीं ग्राम नहीं, परसेंटेज निकाल रहे हैं ना। चलो लॉग, फिर से लॉग परसेंटेज प्योरिटी है। लॉग ऑफ परसेंटेज प्योरिटी विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ 5803, निकाल के रखो सब लोग, माइनस log ऑफ 63.5। 4 नंबर है तो 3 पॉइंट में आएगा, 2 नंबर है तो 1 पॉइंट में आएगा, माइनस करेंगे, आंसर निकालेंगे एंटीलॉग। 58 का 0 का 3, 76 63 का 5, माइनस बताओ जल्दी जल्दी। 2 ना, 60 - 8 ना, 0 6 17 2 ना, 17 - 8 9 ना, 1 ना, एंटीलॉग निकालो जल्दी जल्दी। परसेंटेज प्योरिटी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एंटीलॉग कितना? 9137। कितना पॉइंट के पीछे नंबर बताओ, कितना आगे जाऊं? कितना % प्योर है? 100 होना चाहिए था ना, मिल गया ना परसेंटेज प्योरिटी। कितना? 91.33 है, चलता है उतना। 0.05 देखो, अगर तुम्हारा एग्जाम में तुम्हारा आंसर 0.05 तक प्लस माइनस में अलग आता है, तुमको राइट आंसर मिलेगा, बराबर है। हमारा कितना लगा देखो,
तुम्हारा एक्चुअल में आंसर 91.33 है, तो कितना लगे माइनस करो जरा, कितना लगे 4 ना, 0.04 0.05 तक चलता है, चलेगा राइट आंसर ना, फुल मार्क्स मिलेगा। समझना कैसे किया है। परसेंटेज प्योरिटी कितना मिला 91 पॉइंट, वो थोड़ा लॉग में आगे पीछे हो जाता है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में कैलकुलेटर लेके सॉल्व हुआ है और यहाँ पे लॉग से किया है ना, तो थोड़ा तो अलग आएगा ही। समझा कैसा है परसेंटेज प्योरिटी, 91.37% प्योर है तुम्हारा जिंक जो यूज़ किया था ना, तो समझ गया रहे कैसे किया है। समझा वो गलत क्या हो गया था पहले, समझा समझा ना, मालूम तो पड़ा ना किधर क्या लिखना पड़ता है, तो वैसा मत करना जैसा हम लोगों ने पहले कर दिया था, ठीक है।